हेलो एवरीवन। अच्छा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा आना चाहते हैं। अच्छा, बिफोर आई टेल यू अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा और उसका जो प्रोसेस जो होता है, वो तो प्रोसेस तो मोर और लेस जब आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता। यूनिवर्सिटी इंटरनेट से फाइंड आउट हो जाती है। असल जो इंसाइट्स जो हैं, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो इट डिपेंड्स कि आपकी एज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, देखें, अगर कोई 20 ईयर्स का 22 ईयर्स का अनमैरिड बंदा आना चाहता है अगर स्टूडेंट वीज़ा पे, सो प्रोबेबली उसके लिए वो एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज यंग है, उसने पढ़ना भी है, वो मेहनत के काम भी कर सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज सच ज़्यादा नहीं होती है बहुत से लोगों पर। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और लेट्स से कि आप 30 ईयर्स ओल्ड हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है और अगर आपको कंसल्टेंट कह रहा है कि आप जो है स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़े ना, द पॉइंट इज दैट कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कनाडा आएंगे, आप पढ़ भी लेंगे यहाँ पर, आपकी मतलब आप यहाँ पर आराम से रह भी लेंगे, एक्सपेंसेस भी आपके पूरे हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा इतना आसान है। बिकॉज पहले की बात प्रोबेबली अलग होती होगी, लेकिन अब जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। अब होता यह है कि वहाँ से अक्सर लोग क्योंकि मुझे जब यूट्यूब पर कांटेक्ट करते हैं लोग या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, तो उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि एजुकेटेड होते हैं ऑलरेडी और उनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं और फिर कंसल्टेंट उनको बोलते हैं कि जी आप जो है स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएं। अब स्टूडेंट वीज़ा पर अगर आप यहाँ पर आएंगे, आपको कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, आपने फीस पे करनी है $15,000 $20,000 फीस पे करनी है। पहले तो आप वो फीस पूरी करेंगे, उसका भी मैं बताता हूं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। फीस पूरी करने के अलावा फिर आपको अपने एक्सपेंसेस उठाने होंगे। तो आप खुद सोचें, और अगर आप मैरिड हैं और आपका लेट्स से कि एक बच्चा और बच्चा नहीं भी है, अगर फैमिली है विद वाइफ, अगर आप आ रहे हैं तो फिर भी आपको ऑब्वियसली अलग घर लेना पड़ेगा, आप शेयरिंग में नहीं रह सकते। तो ये सारे खर्चे जो है ना, उनको भी जहन में रखें। ऐसा नहीं है कि मुझे बस कनाडा जाना है या मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है और मैं बस किसी तरह चला जाऊं। आप चले तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो चैलेंजेस आपको फेस होंगे, देखें अगेन जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि अगर इफ यू आर 22 ईयर्स ओल्ड, 23 ईयर्स ओल्ड और अनमैरिड हो, तो उस वक्त आपके फिजिकली भी आपके अंदर पावर होती है, मेंटली भी आप जो है ना डिफरेंट काम कर सकते हैं, आपका करियर स्टार्ट नहीं होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं तो जो कि आप एडजस्ट कर लेते हैं। शेयरिंग में आप रह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप और जॉब्स बहुत सारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग की अगर आपको जॉब मिल रही है, आपको और दूसरे किस्म की जॉब्स मिल रही हैं, तो आप कर सकते हैं। बट जब आप 30 ईयर्स के हो जाते हैं, 33 के हो जाते हैं और ऑलरेडी आपका एक करियर होता है आपके अपने मुल्क में, और उस करियर को आप छोड़कर कनाडा आ रहे होते हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं, तो उधर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसमें एक तो पहली चीज जो होती है, आपको मेंटली अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि आप कोई भी और जॉब करें। यानी कि फॉर एग्जांपल आप क्लीनिंग की जॉब कर लें, आप किसी रेस्टोरेंट में आप खड़े हो जाएं, वेटर की जॉब कर लें, इस किस्म की जॉब्स कर लें। ये जॉब्स बुरी नहीं है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आपका लेवल बन चुका होता है ना, तो फिर उसको मेंटली एडजस्ट होने में ना बाज लोग एडजस्ट कर जाते हैं, बाज लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और फिर उनको फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इससे बेहतर यही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस है, लेट्स से आपका 3 इयर्स का 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका और आपकी वाइफ का, दोनों का, अगर आप मैरिड हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप इमिग्रेशन पे आए। आपको एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन वो आपकी अपनी कंट्री में होगी, उस वक्त आपके पास जॉब भी होगी, किसी ना किसी तरह आप पैसे भी जमा कर आप जो है डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर आ गए और फॉर एग्जाम्पल आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटी ना मिले जिस तरह की आपके पास अपनी कंट्री में अपॉर्चुनिटी है, तो फिर वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मेंटली भी इंसान थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और डिप्रेशन में भी बाज लोग आ जाते हैं, और फिजिकली तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी इन सारी जॉब्स के लिए पावर चाहिए होती है। इवन फॉर एग्जांपल लोगों को यहाँ पे जब कैशियर की जॉब मिलती है, तो कैशियर की जॉब में अगर आपको फॉर एग्जांपल 8 घंटे की जॉब मिली और 8 घंटे आपको खड़ा रहना पड़ रहा है, और आप पीछे से जो जॉब कर आए हैं वहां पर आपको बैठने वाली जॉब करते थे आप, ठीक है, ऑफिस जॉब करते थे। अब आप खुद अंदाजा लगा लेंगे आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्टूडेंट वीजा पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको इतनी आसानी से ऑफिस जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के मसले होते हैं ना कि 4-5 दिन तो क्लासेस ही लेनी है,
क्लासेस लेनी है और उसके बाद से फिर जॉब भी करनी है, तो वो तो और जॉब भी कर सकते हैं ना, जहाँ पे शिफ्ट वाइज जॉब होती है, जो कि सैटरडे संडे होती है फॉर एग्जांपल, या नाइट शिफ्ट होती हो, आफ्टर क्लासेस शिफ्ट होती हो, तो वही वो कर सकते हैं ना। उसके अलावा तो उनके ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर अगर आपने अपना यूं समझ लें कि घर अगर आपने अलग लिया है, और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अगर एक बेडरूम का भी फ्लैट आप लेते हैं तो वो 1200 से 1500, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, मतलब फैमिली के मकसद ये कि अगर आप वाइफ के साथ ही सिर्फ आ रहे हैं, अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं, तो फिर भी आपको 1200 से $1500 वो भी एवरी मंथ आपको निकालने पड़ेंगे, तो वो एक आपका अलग खर्चा होता है। फिर जो फीस पे करनी होगी वो अलग होगी। ये जो बातें होती है ना वहां पे बैठे बैठे, जो कंसल्टेंट आपसे बातें करते हैं, अक्सर लोगों को बताते हैं कि जी आप वहां पे चले जाएं, वहां पे जाकर सब हो जाता है। यहाँ पे भी जो लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं अरे यार यहाँ पर आ जाओ सब हो जाता है। हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन फिर आप तैयार रहें कि आपको कम से कम 2 से 3 साल अपने आप को ठीक ठाक रगड़ा करना पड़ेगा, जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप घर से यानी कि अपने होम कंट्री से कॉस्ट ऑफ लिविंग तो छोड़ें, लेकिन अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते तो फिर तो सही है आपके लिए, फिर इतना शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आपको फीस भी यहाँ पे आके निकालनी है तो फिर तो आप इमेजिन करें कि आपकी लाइफ जो है ना इतनी कोई आसान नहीं होने वाली। फिर यही होता है कि हस्बैंड वाइफ अपनी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, एक यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो वो जॉब पे चला जाएगा, दूसरा जो है डबल जॉब कर रहा होता है, तो यही चल रहा होता है। जहां तक यंग लोगों की बात रही, यंग लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब आ रहे हैं तो प्लान कर आए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, पहले किसी से पूछ लें कि क्या वो अफोर्डेबिलिटी है या नहीं। अब अफोर्डेबिलिटी का मैं आपको बता देता हूँ। कनाडा की स्पेसिफिकली बात करें तो टोरंटो में $15.5 आपको मिलते हैं पर आवर, सही है। उसको थोड़ा सा बढ़ा दिए मेरा ख्याल से, अभी उन्होंने फेडरल ने कर दिया तो 16.5 कर दिया। सेम गोज विद वैंकूवर एज वेल, जो BC में है, और कैलगरी वगैरह में भी प्रॉब्ली अराउंड यही अमाउंट है, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अब आप इमेजिन करें अगर आप 40 आवर्स काम कर रहे हैं, 40 आवर्स तो पहली बात है आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर पार्ट टाइम में आप काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, तो 40 आवर्स तो आप कर भी नहीं सकते क्योंकि आपकी पढ़ाई होती है। अगर आप कर भी रहे हैं कहीं पर तो 40 आवर्स से कैलकुलेट कर लें तो आप महीने के जो अर्न कर रहे होंगे ना, वो आप उसको मल्टीप्लाई कर ले। 16.5 चले मैक्सिमम ले लेते हैं, 16.5 को आप मल्टीप्लाई कर लें 40 आवर्स से, आपके पास अमाउंट आ जाएगा कोई मेरा ख्याल से जो टैक्स वैक्स कट वट के जो आपको मिलेगा $1800 मिलेंगे, $1900 कर लें चलें, ठीक है। उसमें से आप शेयरिंग में अगर आप रह रहे होंगे तो आप ऑब्वियसली पैसे दे रहे होंगे, आपका अपने जो खर्चे वर्चे वो निकाल के $500-600 तो कहीं नहीं गए, $700 कहीं नहीं गए, खाना पीना तो बंदा करता है ना। अब बचे उसमें से मैक्सिमम अगर बच गया तो $1000 बच जाएंगे, ठीक है। अब $1000 है, आपको हर 4 मंथ्स या 6 मंथ्स की आपको फीस देनी $15,000, आप पूरे कैसे करेंगे? आप खुद सोचें, आप पूरे कर ही नहीं सकते। सिंपल मैथ्स है ये, और ये मैं ज्यादा करके आपको बता रहा हूँ। खर्चे इंसान के और भी होते हैं, इंसान ऑब्वियसली शॉपिंग करता है, बाज दफा बाहर खाने का दिल उसका करता है, अगर गाड़ी ली हुई है उसका फ्यूल का खर्चा होता है उसका। सो ये जो टोटल जो अमाउंट है ये $1000-1200 तो नॉर्मल स्टूडेंट का बन जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हैं तो आपका क्या होगा? फैमिली के साथ मतलब ये कि अगर बच्चा है तो फिर तो उसके खर्चे जो हैं वो तो हैं, लेकिन अगर आप वाइफ के साथ भी आ रहे हैं तो आपने अगर घर लिया है तो $1200 से $1500 के बीच में घर ले लिया। चलो बेसमेंट अगर आपने ले लिया $1000 तो वो हो गया। अब आप कमा रहे हैं $1800, वाइफ भी अगर जॉब कर रही है, आपने चले महीने के आपने कमा लिए $3000 आपने कमाए, फिर आप खाए पिएंगे भी, सही है। खाना पीना भी जो है वो $2000 से $2500। तो अगर आप PR पर होते हैं तो आपको $2500 से $3000 एक घर का खर्चा होता है खाने पीने के साथ। आपने बहुत भी कम खाया है, $2000 कर लीजिए, आप $3000 कमा रहे हैं, फिर अगेन वही आपके पास $1000 बचेंगे। $1000 जब बचेंगे आपके पास तो उस $1000 में आप क्या फीस पे कर सकेंगे जब आपको $15000 फीस देनी है। तो कॉलेज की फीस कम होती है ऑब्वियसली, वो एक अलग बहस है कि मैं अगर यूनिवर्सिटीज की फीस की बात कर रहा हूं तो कॉलेज की डिफरेंट होगी और वो सारी चीजें होती हैं, वो देखना पड़ता है फिर। और ये मैं शुरू की बात कर रहा हूं क्योंकि जब बंदा आ जाता है तो उसको देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइविंग लाइसेंस पे काफी स्ट्रेस देता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आए। ड्राइविंग लाइसेंस का फायदा ये होता है कि यहाँ पर आप ऊबर टैक्सी वगैरह चला सकते हैं, स्पेशली अगर स्पेसिफिकली बात करें ऊबर टैक्सी वाले बहुत ज्यादा अच्छा कमाते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए अब सस्कैचुअन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 साल की रिस्ट्रिक्शन है कि अगर 2 साल पुराना आपका लाइसेंस होगा, एक्सपीरियंस लाइसेंस होगा, कैनेडियन एक्सपीरियंस अगर आपको होगा, तब जाकर आप ऊबर और टैक्सी चला सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप किसी और प्रोविंस में अगर जा रहे हैं, वहां पर भी अगर ये रिस्ट्रिक्शन है, अब आप क्या करेंगे? ऊबर टैक्सी तो नहीं चला सकते कि आप बहुत ज्यादा कमाएं और
पढ़ाई का फीस भी निकाल लें। यहाँ पे लोग फीस निकालते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकालते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो किस एज ग्रुप पर है। जिस तरह मैंने बोला 22-21 साल का लड़का होता है तो वो निकाल लेता है फीस, लेकिन अगर वही जो है 30 साल 31 साल का बंदा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर पैसे भेजने हैं, कुछ भी ऐसी चीज करनी है, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, वो भी मैटर करता है। अब अगेन वही वाली बात है कि 40 घंटे से ज्यादा अगर आप काम करना चाहें और आपको मतलब पहली बात है कि 40 घंटे से ज्यादा जो है ना प्रैक्टिकली जो है ना कोई आपको काम देता नहीं है। ठीक है, और अगर मिल भी जाता है तो फिर भी उसमें भी जो है ना आप कितना काम कर लेंगे, इंसान की भी तो अपनी फिजिकल भी तो लिमिट होती है ना, और स्टूडेंट वीजा में तो उसने पढ़ना भी होता है। इसलिए मैं कहता हूं सबको, ये पूरी कहानी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि यार आप जो है, अगर आप कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आप कोशिश करें कि आप आइल्स दें, आइल्स क्लियर करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं। सही, चाहे आप कंसल्टेंट के पास जाएं, आप विदाउट कंसल्ट करें, और आप पीआर पर आने की कोशिश करें। सही है, आपको 10 बार आइल्स देना पड़े, आप 10 बार आइल्स दे लें। सही है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर मेहनत करें, रादर देन के आप कोशिश करें कि आप जो है स्टूडेंट वीजा पर जो है ना कनाडा आ जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ये जो मैंने बातें बोली है ना, कनाडा ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ऑब्वियसली पे रेट और वो सारी चीजों में फर्क होता है, लेकिन मोर और लेस ये आपको समझने की जरूरत है कि आपकी लाइफ जो है ना ड्रास्टिकली बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर आप गलत प्लानिंग और गलत डिसीजन के साथ आएंगे। प्लानिंग करके आए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप सोचें कि आपने किस तरह प्लान करना है। अगर आप पीआर पर आ सकते हैं, आप वहां पर 10 बार आइल्स, जिस तरह मैंने बोला 10 बार देना पड़े आइल्स, 10 बार दें, पैसे जमा करें और आ जाए। देखें, अब पैसे भी बात आ जाती है। स्टूडेंट वीजा पे आप आएंगे 50 लाख रुपए दिखाकर, सही, जो फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की अगर एग्जाम्पल लें, जो डॉलर की वैल्यू चल रही है, 50 लाख रुपए दिखाकर अगर आप आ रहे होंगे स्टूडेंट वीजा पर, तो इससे जब 50 लाख रुपए आप पीआर पर दिखा दो ना भाई। सही, यहां पे तो आपको पैसे देने भी पड़ेंगे, उधर तो जब तक आपका पीआर हो नहीं जाता आपको पैसे देने भी नहीं पड़ेंगे, आपको लेकर आने हैं वो पैसे अपने साथ, दैट्स इट। ठीक है, और वो आपके ही खर्चों के होते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीजा पर आते हैं तो एसडीएस प्रोग्राम जो है $10,000 पहले आप जमा करवाएंगे इधर के बैंक में, और जो ट्यूशन फीस है वो अलग देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल $15,000 ट्यूशन फीस है। ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि आप कोई $25,000 तो स्ट्रेट अवे आपने दे देने। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास खर्चे के कितने पैसे बचेंगे, फौरन आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन की फीस अगर $40,000 है, सही है, और अगर आप कोई दूसरा कोर्स लेते हैं उसकी भी $28-30,000 है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर आप कॉलेजेस में लोग ले सकते हैं, कॉलेजेस में अगर आप जाएंगे तो उसकी फीस थोड़ी सी कम होगी, लेकिन फिर भी वो फीस अरेंज करने के बजाय इट्स बेटर कि आप कोशिश करें कि पीआर पर आप आए। सही है, मेहनत वहीं पर कर लें। अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप यहां पर आकर सब कुछ कर सकते हैं इफ यू आर नॉट मैरिड और आपकी एज भी कम है अगर। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो और एक्सपीरियंस है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है डायरेक्टली इमिग्रेशन पर आए, इमिग्रेशन का प्रोसेस फॉलो करें, कंसल्टेंट के पास जाना है, कंसल्टेंसी लें आप लोगों से, और फिर उसके बाद से जो है ना अपना प्लान कर यहाँ पर आए। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी। और भी वीडियोस मैंने इस पर बनाई हुई हैं, उन वीडियोस को भी देखें और होपफुली यू लाइक द वीडियो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, अगर किसी ने कुछ मुझसे पूछना है तो इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर सकता है। मेंबरशिप भी एक ऑन हुई है मेरी यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।